तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पहले यूज की। फ्यूचर में किसी समय पर कोई काम जारी रहेगा जब हमें ये बताना हो तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो जैसे अगर मुझे कहना हो कि 9 बजे रात को तो मैं सो रहा हूँगा, तो यानी कि अभी सपोज सुबह हो रही है और हम बात बता रहे हैं कि 9 बजे रात को तो मैं सो रहा हूँगा, यानी 9 बजे रात को मेरे सोने का काम जारी रहेगा। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी स्लीपिंग एट 9 टू नाइट। यहाँ पे 9 के बाद मैं पीएम भी लिख सकता था, लेकिन जब टू नाइट लग गया है तो उसका मतलब ही आज रात होता है, तो पीएम लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। यानी कि सिंपली हम इसे ऐसे ही कहेंगे कि आई विल बी स्लीपिंग एट 9 टू नाइट। कल इस समय मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँगा। इसका मतलब जैसे सपोज आज अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगले दिन यानी कि कल, यानी आने वाले कल में मैं इसी समय को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँगा। यानी कि मेरा मोटिवेशनल स्पीच देने का काम कल इस समय पर जारी रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इस इंग्लिश में कहूँगा आई विल बी गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। तो दोस्तों अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के दूसरे यूज़ की। जब हमें यह मालूम हो कि किसी काम ने फ्यूचर में होना ही होना है और ये स्वाभाविक है, इसमें किसी विशेष समय या प्रयास को दर्शाया नहीं जाता और हिंदी में इसमें रहा होगा वाला भाव नहीं आता है। यानी कि ये रूटीन वाली प्रक्रियाओं को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मत बैठो क्योंकि यहाँ मेरे पापा बैठेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, सपोज किसी के यहाँ कोई फ्रेंड आ रखा है खाने पे, अब वो डाइनिंग में बैठे हैं तो उनका फ्रेंड एक ऐसी सीट में बैठ जाता है जहाँ उसके पापा रोज़ बैठते हैं और वहाँ किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं है, या वहाँ उसके पापा किसी और को बैठने नहीं देते हैं। तो वो गलती से उसमें बैठ गया, तो अब कोई लड़का या लड़की उसे समझा रहे हैं कि यहाँ मत बैठो क्योंकि यहाँ मेरे पापा बैठेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब कोई और को बैठने की इजाज़त नहीं है। तो इससे, क्योंकि ये रूटीन है, रोज़ की बात है, तो इसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस की मदद से इस तरह से कहेंगे डोंट सिट हियर, यानी कि यहाँ मत बैठो, बिकॉज क्योंकि माई फादर विल बी सिटिंग हियर, मेरे पापा यहाँ बैठेंगे। डोंट सिट हियर बिकॉज माई फादर विल बी सिटिंग हियर। अब अगर आप कभी जहाज़ में बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो भी फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं तो वो आपको फ़्लाइट उड़ने से पहले समझाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि हम 40,000 फीट ऊंचाई में उड़ेंगे, मतलब हमारा जहाज़ इतने फीट की ऊंचाई में उड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रूटीन है, ये नॉर्मल बात है, इतने ही ऊंचाई में अक्सर उड़ता है जहाज़। तो ताकि पैसेंजर्स हमारे डरे नहीं, घबराए नहीं और समझ जाएं, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूज़ ये बताता है कि ये चीज़ें रूटीन में होती हैं, ये आम बात है, ये होती ही हैं, ये रूटीन है मतलब। ठीक है, तो इस इंग्लिश में वो कहते हैं वी विल बी फ्लाइंग एट 40,000 फीट, यानी हम इतने ऊंचाई पर उड़ेंगे। मिस्टर जॉनसन अगला पीरियड पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये तीसरे नंबर का पीरियड है, तो दूसरा पीरियड खत्म हो चुका था, दूसरे पीरियड वाला टीचर ये बोल रहा है कि जो अगला पीरियड होगा उसे मिस्टर जॉनसन सर पढ़ाएंगे, यानी कि रोज़ वही पढ़ाते हैं, ये रूटीन है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे मिस्टर जॉनसन विल बी टीचिंग द नेक्स्ट पीरियड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स जहाज़ के अंदर सभी जगह आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए आएंगे। रिफ्रेशमेंट का मतलब कोई जूस वगैरह या कोई चाय वगैरह देने के लिए वो आपके फ्लाइट में, मतलब जहाज़ के अंदर आती रहेंगी या आएंगी। तो क्योंकि ये भी रूटीन है, अक्सर वो आएंगी ही, उनका काम है वो, इसलिए वो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, या आती रहेंगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे फ्लाइट अटेंडेंट्स, यानी जो भी एयरोस्टेस वगैरह अंदर होती है उन्हें बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स, जो भी अटेंड करते हैं फ्लाइट के अंदर। विल बी सर्कुलेटिंग अराउंड द कैबिन, कैबिन मतलब जहाज़ के अंदर का एरिया जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं। विल बी सर्कुलेटिंग अराउंड द कैबिन टू ऑफर यू रिफ्रेशमेंट, आपको रिफ्रेशमेंट ऑफर करने के लिए वो जहाज़ के अंदर आती रहेंगी आपके पास। ठीक है, ये कहने का मतलब है। रिफ्रेशमेंट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जूस वगैरह हो गया, कॉफ़ी चाय वगैरह के लिए, ये उसका मतलब है कहने का। तो दोस्तों ये वाला जो यूज़ है वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता इन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस क्यों यूज़ किया।
तो अब मैं ये मानता हूँ कि अब आपको ये वाला यूज़ समझ में आ गया होगा। अब कोई आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस तरह से इस्तेमाल करेगा तो आप समझ जाओगे कि इसने यहाँ पे इस टेंस को यूज़ क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ इसका लाइव एग्जाम्पल। Same. His sons will be going to the same school. My son will be going to the same school. तो देखिए, इस स्पीच में आर माधवन सर ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इसी यूज़ का प्रयोग किया है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसका बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा और मेरा बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा, जबकि हम दोनों की अर्निंग्स बहुत डिफरेंट है। मैं 5 करोड़ कमाता हूँ और वो 10 करोड़ कमाता है, तो ये आम बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के तीसरे यूज़ के बारे में, टू पोलाइट इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ करने का एक ऐसा तरीका कि किसी को सुनने पर बुरा भी ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूँ आर यू गोइंग टू कम टू डिनर, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, थोड़ा सा रूड हो गया, यानी कि आपको जवाब चाहिए कि आप डिनर पर आओगे या नहीं आओगे। लेकिन इसी को अगर हम पोलाइट तरीके से बोलें कि जो सुनने वाले को बुरा भी ना लगे, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि विल यू बी कमिंग टू डिनर, तो गेस्ट को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक पोलाइट तरीका है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल इंडस्ट्री में किया जाता है। क्या आप आज रात डिनर पर किसी को साथ लाएंगे? तो देखिए, ये भी सवाल का कोई बुरा मान सकता है, लेकिन अगर कोई बुरा ना माने तो उसके लिए हम इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। विल यू बी ब्रिंगिंग एनीवन टू द डिनर टुनाइट? अब उसे बुरा नहीं लगेगा। आप यहाँ कब तक ठहरेंगे? देखिए, ये होटल में जब आप चेक इन करते हैं या ठहरने जाते हैं तो वो आपसे इसी तरीके से पूछेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पोलाइट वे है। हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर, यानी कि आप यहाँ कब तक रुकेंगे या ठहरेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये यूज़ हमें ये बताता है कि पूछने वाले को बस इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के चौथे यूज़ की, परमानेंट नेगेटिव एक्शन, स्पेशली व्हेन यू डिसलाइक समवन और समथिंग। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रोहन एक बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज लड़का है, मैं उसे दोबारा अपने घर नहीं बुलाऊंगी। रोहन इज़ अ वेरी रूड एंड मैनरलेस बॉय, आई वोंट बी इन्वाइटिंग हिम टू माई हाउस अगैन। अब देखिए, यहाँ पे वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इस रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। द फूड एट द रेस्टोरेंट इज़ नॉट गुड एट ऑल, आई वोंट बी कमिंग हेयर अगेन। यानी कि ये जो चौथा यूज़ है ये परमानेंट नेगेटिव एक्शन का होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ या कोई इंसान पसंद नहीं आता है और उसके बारे में हम जो राय बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में उसको खाना पसंद नहीं आया तो उसने ये राय बना ली कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के पांचवें यूज़ की, यानी फाइनल यूज़ की। When there is a 99% possibility of something happening at the current moment, यानी कि जब आपको 99% पता रहता है कि कोई इस समय क्या कर रहा होगा, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी उसे कॉल मत करो, वो इस समय गाड़ी चला रहा होगा। यानी कि किसी को ये 99% पता है कि वो इस समय यही कर रहा होगा, तब भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉल हिम, ही विल बी ड्राइविंग नाउ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।